अच्छा जी, आज हम करेंगे इंशाल्लाह वीक 5 का लेक्चर 1 और इसमें हम लोगों ने कंटिन्यू करना है जी ट्रांसफॉर्म से। चैप्टर नंबर 3 हमने शुरू किया है विच इज़ अबाउट जी ट्रांसफॉर्म। हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रो देखा था जी ट्रांसफॉर्म का। शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पिछले लेक्चर से कोई बात आपने पूछनी हो तो आप पूछ लो, फिर हम आगे शुरू करते हैं। ओके, हम लोगों ने कुछ दो रीज़न्स पढ़े थे, या आप कह सकते हो कि जब हम लोगों ने ये देखना शुरू किया था कि मोटिवेशन क्या है जी ट्रांसफॉर्म पढ़ने के पीछे, तो कुछ दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, या एटलीस्ट दो रीज़न्स हैं हमारे पास जी ट्रांसफॉर्म पढ़ने के लिए। ऑल्दो हमारे पास टाइम डोमेन में भी हम एनालाइज कर सकते हैं सिस्टम को और सिग्नल्स को, और हमें टाइम डोमेन में सिस्टम्स एल सिस्टम्स की एटलीस्ट आउटपुट निकालना आती है। तो जी ट्रांसफॉर्म क्यों हम इस्तेमाल करना चाहते हैं? हाँ जी, इसके मुझे जवाब आपसे चाहिए, फिर हम आगे चलते हैं। हम जी ट्रांसफॉर्म क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं? बिल्कुल ठीक है। ये मैं नीचे लिखूँगी क्योंकि ये उसकी इम्पोर्टेंट भी वजह है और एक दूसरी वजह कि स्टेबल और अनस्टेबल सिस्टम्स दोनों के लिए वैलिड है। मतलब अगर हमारे पास एक अनस्टेबल सिस्टम हो तो हम उसको भी जी ट्रांसफॉर्म के थ्रू कन्वर्ट करके एक नई डोमेन में लिख सकते हैं, जबकि फोरियर ट्रांसफॉर्म से ऐसा पॉसिबल नहीं है। फोरियर ट्रांसफॉर्म सिर्फ स्टेबल सिग्नल्स और सिस्टम्स के ऊपर अप्लाई होता है। तो अगर हमने किसी सिस्टम को फॉर एग्जांपल स्टेबलाइज करना हो, उसके लिए कंट्रोलर डिज़ाइन करना हो, तो जब तक हम उसको जी ट्रांसफॉर्म के थ्रू कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे तो हम उसका कंट्रोलर कैसे डिज़ाइन कर सकेंगे? ठीक है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो कि कंटिन्यूस सिग्नल्स के लिए इस्तेमाल होता है, और जी ट्रांसफॉर्म जो कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स और सिस्टम्स के लिए इस्तेमाल होता है, इनकी इनमें ये एबिलिटी है या ये कैरेक्टरिस्टिक है कि ये अनस्टेबल सिस्टम्स को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जिसकी वजह से फिर हमें सिस्टम डिज़ाइनिंग या कंट्रोलर डिज़ाइनिंग में मदद मिलती है, या सिस्टम स्टेबलाइजिंग में। अच्छा जी, उसके अलावा एक और फ़ायदा क्या था? अच्छा ओके, मैं आपको थोड़ी-सी हिंट देती हूँ। जब हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में और पोलर फॉर्म में। तो वहाँ से ऑनवर्ड्स मैंने एक बात की थी और फिर उसको रिलेट किया था जी ट्रांसफॉर्म के साथ। वो क्या बात थी, कुछ याद है? नहीं, ओके। अच्छा, ये बात याद है कि मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लस और माइनस करना हो तो हम उसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, और अगर हमने उसको डिवाइड करना हो या मल्टीप्लाई करना हो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, तो हम उन दोनों को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। ये बात याद है? ओके। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो इटसेल्फ उसकी इन्फॉर्मेशन तो वही रहती है ना, सिर्फ हम उसकी जो फॉर्म्स हैं, उसकी जो जिसे कहते हैं ज़ाहिरी शक्ल सूरत, वो बदलते रहते हैं टू ऑब्टेन क्या कहना चाहिए, रिक्वायर्ड रिज़ल्ट। ठीक है, मतलब हमें अपने रिज़ल्ट तक पहुंचने के लिए उस इंफॉर्मेशन को जिस भी फॉर्म में कन्वर्ट करने से आसानी होती है, हम उस फॉर्म में कन्वर्ट करते जाते हैं। ठीक है। अब जी ट्रांसफॉर्म भी बेसिकली उसकी जो एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है किसी किसी भी सिग्नल को जी ट्रांसफॉर्म किसी या किसी भी सिस्टम को जी ट्रांसफॉर्म के थ्रू एक नई फॉर्म में कन्वर्ट करने की, वो वजह ये है कि इट मेक्स एनालिसिस इजी। ठीक है, और एनालिसिस का मतलब क्या हुआ कि अगर हमें आउटपुट फाइंड करना हो किसी भी सिस्टम का, या दो सिग्नल्स को कन्वॉल्व करना हो, ठीक है, तो हमारे लिए ये वाले जो सारे ऑपरेशंस हैं ये बहुत आसान हो जाते हैं अगर हम अपने सिग्नल्स को या सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन को लेके आ सकें जी ट्रांसफॉर्म में। ओके,
तो एक तो ये एनालिसिस को बहुत आसान कर देता है, और दूसरा ये अनस्टेबल सिस्टम्स या अनस्टेबल सिग्नल्स को भी ट्रांसफॉर्म कर देता है एक नई डोमेन में, जहाँ से फिर हमारे लिए फर्दर प्रोसेसेस कैरी आउट करना ईजी हो जाता है। अच्छा, अब जी ट्रांसफॉर्म को हम कैरी आउट कैसे करते हैं, कंप्यूट कैसे करते हैं? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको अच्छा चलो ओके, पहले मैं आपको उसका फॉर्मूला लिख देती हूँ और फिर हम एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जी ट्रांसफॉर्म के बारे में लेते हैं। अगर हमारे पास सिग्नल एक्स ऑफ एन है टाइम डोमेन में, तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं जी रेज़ टू पावर माइनस एन के साथ, और इस प्रोडक्ट को हम सम करते हैं फ्रॉम एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और ये जो रिज़ल्ट हमारे पास आता है इसको हम कहते हैं एक्स ऑफ जी। ठीक है, तो ये एक्स ऑफ एन जो कि टाइम डोमेन में है या एन डोमेन में है, इसको हम इस मैथमेटिकल प्रोसीजर ये वाला मैथमेटिकल प्रोसीजर लगा के हम इसको जी डोमेन में लेके जाते हैं। ठीक है, सिग्नल की अपनी इंफॉर्मेशन इंटैक्ट रहती है, सिर्फ एक मैथमेटिकल प्रोसेस लगकर सिग्नल की डोमेन या ज़ाहरी शक्ल सूरत जो है वो बदल जाती है। अच्छा, अब मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, वो ये कि एंड डोमेन में आपको पता है कि जो हमारे पास सिग्नल होता है, लेट्स सपोज कि मैं इसको ड्रॉ अगर करूँ यहाँ पे, लेट्स सपोज मेरे पास एन में कोई वैल्यू है, दिस इज़ एन प्लस वन, दिस इज़ एन प्लस टू एंड सो ऑन। इसी तरह से इससे जो पहला सैम्पल था, उस सैंपल की जो लोकेशन है वो n माइनस वन कहलाएगी, और इसी तरह से हम जा सकते हैं पीछे की तरफ, या अगर हमारे पास मतलब n के बाद जो सैंपल्स आ रहे हैं उनको हम n प्लस वन एन प्लस टू इस तरह से करेंगे। ये हमारे पास जो सिग्नल होता है ना, ये n डोमेन में इस तरह से कुछ नज़र आता है। ठीक है, और इसमें n मतलब n इटसेल्फ और n सैंपल्स के ऊपर या हर टाइम इंडेक्स के ऊपर जो सैंपल्स है ना, उनकी रियल वैल्यूज़ होती हैं। जब इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं ना जी डोमेन में, तो जी इटसेल्फ एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। आप लोगों को लेप्लास कितनी अच्छी तरह से आता है, मतलब उसकी उसके उसको कॉन्सेप्चुअली आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हो ना? कॉन्सेप्ट है ना उसका, मतलब मैथ्स में जब आपने लेप्लास पढ़ा होगा तो आपने शायद सिर्फ उसको मतलब मैथमेटिकली देखा होगा कि सिग्नल को या किसी भी गिवन टाइम डोमेन फंक्शन को लेप्लास के थ्रू कैसे कन्वर्ट करते हैं एस डोमेन में, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट का तो थोड़ा सा आइडिया है ना, कि नहीं? ओके, तो ओके, जो जो प्रिंसिपल्स या जो कॉन्सेप्ट्स वैलिड है ना एस डोमेन में, जी डोमेन में भी वही हैं। यहाँ पे हमारे पास सिग्नल जी एन डोमेन में है, इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इस मैथमेटिकल प्रोसीजर के थ्रू जी डोमेन में। जी इटसेल्फ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और हमारे पास मतलब ये जो से आप थोड़ा सा अगर मैं ड्राइंग से समझाना चाहूँ, एक मतलब टू डायमेंशनल प्लेन है जिसमें एक एक्सिस पे या एक्स एक्सिस पे हमारे पास रियल वैल्यूज़ ऑफ जी हैं, और इमेजिनरी एक्सिस पे हमारे पास वाई एक्सिस पे हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू ऑफ जी हैं, और इन मतलब जो भी पॉइंट्स यहाँ पे बनते हैं, मतलब एक्स प्लस जे वाई अगर हम इसको कहते हैं, मतलब ये कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमारे पास जो भी यहाँ पे पॉइंट्स बनते हैं और हर पॉइंट के ऊपर एक अब मैग्नीट्यूड होगा। जैसे यहाँ पर अब एन बेसिकली एक ही पॉइंट, एक ही टाइम इंडेक्स है जिसके ऊपर हमारे पास कोई एम्पलीट्यूड अवेलेबल होता है। यहाँ पर हमारे पास एक बेसिकली 2D प्लेन है जिसका कुछ रियल पार्ट है और कुछ उसका इमेजिनरी पार्ट है। अब उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, विच इज़ डिफाइंड बाय एक्स कोमा वाई, ठीक है, उस पॉइंट के ऊपर अब एक मैग्नीट्यूड है, ठीक है, विच इज़ डिफाइंड एज एक्स ऑफ जी। ओके, तो एक तो डिफरेंस ये होता है एन डोमेन में और जी डोमेन में कि ये हमारे पास सॉर्ट ऑफ वन डायमेंशनल सिग्नल होता है, ये हमारे पास एक तरह से टू डायमेंशनल सिग्नल होता है। ठीक है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो डिफाइन किए जाते हैं थ्रू पेयर्स, और उसके अलावा एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, लेकिन कि हम मतलब बेसिकली यहाँ पर कौन से पॉइंट्स लेते हैं, ठीक है, इस एक्स वाई में हम कौन से पॉइंट्स लेते हैं, वो भी एक थोड़ी सी गौरतलब बात है, लेकिन उसको हम सेकंड स्टेज पे रख लेते हैं। अच्छा, इसको हम यहाँ पे जी डोमेन मैं बता दूँ, लेकिन ताकि
थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाए, ठीक है। और एक बात और समझने की है कि इस तरह से नहीं होता कि अगर मेरे पास यहाँ पर जो एक सैंपल है ना वो मैप होकर किसी एक पर्टिकुलर सैंपल पे जाएगा। दिस इज़ नॉट द केस, ठीक है। ये बेसिकली पूरे का पूरा सिग्नल इस प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफॉर्म होके ये वाला सिग्नल मुझे मिलता है। मतलब यहाँ पर एक एक रीजन या एक सिग्नल मुझे पूरे का पूरा मिलेगा, कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जिसके ऊपर एक्स ऑफ जी का कुछ एम्पलीट्यूड होगा। तो ऐसा नहीं होगा कि मैं एक सैंपल को उठाकर एक पॉइंट के ऊपर मैप कर सकूँ। ये जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये पूरा सिग्नल इस मैथमेटिकल प्रोसेस से गुजर के मुझे ये वाला सिग्नल देता है। तो इंडिविजुअलिटी हर सैंपल की अपनी जो है ना वो लूज़ हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक पूरा रीजन मिलता है या एक आप समझ लो कि एक मैथमेटिकल फार्मूला मिलता है, जिस मैथमेटिकल फार्मूले को इस्तेमाल करके हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं या अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि एक्स ऑफ एन इटसेल्फ कैसा होगा। हर सैंपल को अलग अलग हम फिगर आउट या डिटर्मिन नहीं कर सकते, ठीक है। ये बात समझ आइए, जैसे कि लेप्लास से भी होता है। अच्छा, आप एक दफ़ा बोलना चाहोगे? आप एक दफ़ा बोलो, ताकि मुझे समझ आए कि या मुझे पता लगे कि आपको बीच में क्या चीज़ समझ नहीं आई। ठीक है, ठीक है, ऐसा ही है। अच्छा, अब मैं ज़रा दोहरा दूँ कि आपने बोला क्या है। हमारे पास ये एक मतलब डायग्राम ड्रॉ हुई हुई है एक्स ऑफ एन की, ठीक है? और एक्स ऑफ एन हम अज़्यूम करते हैं कि अगर हमारे पास इक्वेशन नहीं भी है तो ज़ाहिर-सी बात है कि हर सैंपल के ऊपर कुछ वैल्यूज़ अवेलेबल हैं, ठीक है? उन वैल्यूज़ को हम इस फ़ॉर्मूले में प्लग इन करते जाते हैं और हमें एक्स ऑफ ज़ी एक फ़ॉर्मूले की टर्म में मिल जाता है, ठीक है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिल जाता है। अच्छा, अब हर जो इंडिविजुअल सैंपल है ना, ऐसा नहीं होता कि यहाँ से एन डोमेन से एक इंडिविजुअल सैंपल उठेगा और वो यहाँ पर किसी पॉइंट पे जाके मैप हो जाएगा। और इसी तरह से ये सैंपल उठेगा, ये किसी एक पॉइंट पे मैप हो जाएगा। जिस तरह हम आई एम सॉरी, जिस तरह हम मैथमेटिक्स में सेट्स पढ़ते हैं, ठीक है? इस तरह से यहाँ पर इस तरह से नहीं होता। यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स उठते हैं, इकट्ठे इस फ़ॉर्मूले में जाते हैं और हमें एक फ़ॉर्मूला मिल जाता है और उस फ़ॉर्मूले को हम जब डायग्राम के थ्रू बनाने की कोशिश करें, तो हमें एक रीजन मिलता है बेसिकली। एक, ठीक है? मतलब अगर मैं 2D बनाऊँ, मतलब इस वक़्त मैं एक्स ऑफ ज़ी को इग्नोर करके ओके, इसको भी आप साथ-साथ देखो, मतलब ये तो मैंने एक थोड़ा-सा एक 3D बनाने की कोशिश की थी। अगर मैं इसको 2D बनाऊँ तो ये मेरे पास एक रियल ऑफ ज़ी इस तरह से लिखा जाएगा और इमेजिनरी ऑफ ज़ी इस तरह से लिखा जाएगा। ज़ी इस वक़्त जो एक्स ऑफ ज़ी है वो बेसिकली यहाँ पे परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल है, ठीक है? तो मेरे पास यहाँ पर एक रीजन आएगा, ठीक है? अब ये मैंने किस तरह से बोला, इसको मैं थोड़ी-सा आगे के लिए छोड़ रही हूँ। उसको फ़िलहाल आप ये अज़्यूम करो या ये थोड़ा-सा समझने की कोशिश करो कि मेरे पास यहाँ पे जो भी एक्स ऑफ एन था, वो मुझे जब एक्स ऑफ ज़ी में उसको ट्रांसफ़ॉर्म करूँगी तो मेरे पास एक रीजन, एक सेट ऑफ पॉइंट्स आएगा, ठीक है? जो कि मतलब मिल-जुल के बेसिकली एक मैथमेटिकल फ़ॉर्मूले से भी जिसको मैं रिप्रेज़ेंट कर सकती हूँ, एक्स ऑफ ज़ी, ये वाला, ठीक है? और फ़र्दर मुझे ज़ी ट्रांसफ़ॉर्म में जो भी करना है, जो भी कैलकुलेशंस करनी है, वो इस फ़ॉर्मूले को लेकर, ठीक है? एक्स ऑफ ज़ी का जो फ़ॉर्मूला आएगा या फिर ये जो रीजन होगा, मतलब मुझे इन दोनों को फिर पैरेलल में साथ लेके चलना है अपनी फ़र्दर कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है? अब ये बात टोटल, हाँ जी, बोलिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं आपका जुमला दोहरा दूँ, क्योंकि बात आपने जो की है ये इसमें रिकॉर्ड नहीं होगी। आपने ये बोला कि हम पूरे सिग्नल को ज़ी ट्रांसफ़ॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एक इंडिविजुअल सैंपल को नहीं। अगर तो सिग्नल में सिर्फ़ एक सैंपल ही हो तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर सिग्नल मेरे पास एक इस किस्म का है, कोई फ़िनिट ड्यूरेशन का सिग्नल है या इनफ़िनिट ड्यूरेशन का सिग्नल है, तो वो पूरे का पूरा ही इकट्ठा उसका ज़ी ट्रांसफ़ॉर्म निकाला जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब यहाँ से आगे चलते हैं। आप लोगों ने एक टर्म सुनी है आइगन फंक्शन की, या
आइगन फंक्शन से पहले ना, ओके चलो फिर अगर मैं आइगन वेक्टर लिखने लगी थी यहाँ पे, लेकिन मैं आइगन वेक्टर नहीं लिखती, और मैं आपसे ज़रा समझने की कोशिश करूँगी कि आइगन फंक्शन क्या होता है। क्या सुना हुआ है आपने? अच्छा ओके, काफ़ी हद तक जवाब दुरुस्त है। अच्छा, आइगन फंक्शन जो है ना, ये कुछ सिग्नल्स होते हैं, ठीक है? और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एलटीआई सिस्टम की, ठीक है? एलटीआई सिस्टम में जिस वक़्त आप आइगन फंक्शंस को इनपुट पे दो, ठीक है? आइगन फंक्शंस को जब आप एलटीआई सिस्टम्स के इनपुट पे दो, तो आपको आउटपुट पे आइगन फंक्शंस ही मिलते हैं। अच्छा, इसको अब वो लिखना कैसे है? अ, इसको मैं ई फंक्शन ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है? आइगन फंक्शंस को जब हम इनपुट पे देते हैं, तो हमें आइगन फंक्शंस ही आउटपुट में मिलते हैं। उनमें क्या चेंज आ सकता है? उनके मैग्नीट्यूड में चेंज हो सकता है, ठीक है? या फिर उनके फेज़ में चेंज हो सकता है, ठीक है? अच्छा, इसकी मैं मिसाल ऐसे लूँगी, या अगर आप मुझे बता सको कि आपको कोई आइगन फंक्शंस के बारे में पता है? किसी आइगन फंक्शन के नाम आते हैं आपको? याद नहीं है, ओके। एक तो हमारे पास होते हैं कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स, ठीक है? अ, ये प्लस माइनस के साथ होंगे, तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ ओमेगा और एन, क्योंकि टी तो अच्छा साथ इसके साथ जे भी आना चाहिए, ताकि हम इंश्योर कर सकें कि हम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की बात कर रहे हैं, ठीक है? ये एक आइगन फंक्शन है। ये जब एलटीआई सिस्टम को हम देंगे, तो हमारे पास यही आउटपुट पे अपीयर होगा। इसका उम, अच्छा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आर ऑफ़ एक्स करके कहना चाहिए। अगर आर ऑफ़ एक्स इसका इनपुट एम्पलीट्यूड है, तो दिस इज़ पॉसिबल कि आउटपुट का जो एम्पलीट्यूड है वो आर ऑफ़ वाई हो, ठीक है? और अगर इसमें कोई फ़ेज़ थीटा एक्स है, तो दिस इज़ पॉसिबल कि यहाँ पर कोई फ़ेज़ थीटा वाई हो, ठीक है? लेकिन जो एक्सपोनेंशियल सिग्नल इटसेल्फ है, यानी कि जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, वो सेम रहेगी इनपुट की और आउटपुट की। इसी तरह से हमारे पास जो साइनसॉइडल सिग्नल्स हैं, मैं यहाँ पे कॉस ओमेगा लिखती हूँ, ठीक है? उसको जब हम एलटीआई सिस्टम के इनपुट पे देते हैं, तो हमारे पास आउटपुट पे ओह आई एम सॉरी, मुझे यहाँ पे कॉस लिखना चाहिए था। हमारे पास आउटपुट पे यही सिग्नल अपीयर होता है, मतलब उसी फ्रिक्वेंसी का सिग्नल अपीयर होगा। लेकिन दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल कि अगर इसका एम्पलीट्यूड जो है वो ए ऑफ एक्स था, तो जो साइन वेव हमें आउटपुट पे मिले, उसका एम्पलीट्यूड ए ऑफ वाई हो, और जो इनपुट पे कोसाइन सिग्नल है, अगर उसका एम्पलीट्यूड उसका फेज़ थीटा एक्स था, तो आउटपुट पे निकलने वाले कोसाइन सिग्नल का फेज़ थीटा वाई हो, ठीक है? तो हमें पता क्या चला कि जो आइगन फंक्शंस, बेसिकली आइगन फंक्शंस ऐसे सिग्नल्स हैं जो कि एलटीआई सिस्टम के जब इनपुट पे दिए जाएँ, तो वो आउटपुट पे अपीयर होते हैं। जो उनमें चेंज आता है वो एम्पलीट्यूड और फेज़ में होता है। तो हम लोगों ने कुछ आइगन फंक्शंस की एग्जांपल्स देखी, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स और साइनसॉइडल सिग्नल्स, ठीक है? कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स और साइनसॉइडल सिग्नल्स, ये जब एलटीआई सिस्टम के इनपुट पे दिए जाएँ, तो ये आउटपुट पे अपीयर होते हैं। सिर्फ जो उनमें चेंज आता है वो उनके एम्पलीट्यूड और फेज़ में आता है, व्हिच कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द वंस अपीयरिंग एट इनपुट, ठीक है? तो आइगन फंक्शंस बेसिकली आइगन वैल्यूज से मल्टीप्लाई होकर बाहर निकलते हैं। आइगन वैल्यूज का मतलब तो पता है ना आपको? अगर आपने आइगन फंक्शंस पढ़ा, तो शायद आपने वहाँ पर आइगन वैल्यूज की टर्म भी सुनी होगी।
यस, जो बेसिकली जो जिस वजह से ये एम्पलीट्यूड ऑफ फेज में चेंज आता है ना, वो आइगन वैल्यूज़ हैं कि सिस्टम में जब ये बेसिकली सिग्नल्स एंटर होते हैं तो यहाँ पर वो आइगन वैल्यू से मल्टीप्लाई होते हैं, और जो आइगन वैल्यू से मल्टीप्लाई होने की वजह से इनके फेज़ और एम्पलीट्यूड में चेंज आ जाता है, फ्रिक्वेंसी वही रहती है। अच्छा, इसी तरह से ना हमारे पास एक और आइगन मतलब फंक्शन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि z चूँकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसलिए जिस वक़्त हम z रेज़ टू पावर n को LTI सिस्टम की इनपुट अगर अगर हमारे पास मतलब इस तरह की इनपुट अवेलेबल हो और हम इसको LTI सिस्टम की इनपुट पे दें, तो हमारे पास z रेज़ टू पावर n ही आउटपुट पे अपीयर होता है। इसके साथ एक आइगन वेक्टर जो बेसिकली होगा वो ये होगा, ठीक है। अब h ऑफ z क्या चीज़ है? जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर एक इक्वेशन ये वाली देखी, ठीक है, कि हम लोग इनपुट सिग्नल को किस तरह से जी ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद एक्स और जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस तरह से एच ऑफ जी बेसिकली एक ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन है जो कि इम्पल्स रिस्पॉन्स का जी ट्रांसफॉर्म लेने से मिलता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास मैथमेटिकल फंक्शन है, इसको तो हम कहते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स, ठीक है। और ये वाला जिसको मैं आइगन वैल्यू कह रही हूँ, जो कि हमें इम्पल्स रिस्पॉन्स के ऊपर मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाने से मिलता है, इसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन। तो जीरो टू पावर एन में ये हो भी है कि अगर उसको एलटीआई सिस्टम के इनपुट पे दिया जाए तो दिस फंक्शन बिहेव्स लाइक एन आइगन फंक्शन फॉर एलटीआई सिस्टम। और एलटीआई सिस्टम बेसिकली उसे कौन से आइगन वैल्यू से मल्टीप्लाई करता है, दैट इज एच ऑफ जी। जिसका मतलब ये है कि ये जब सेट ऑफ एन आउटपुट पे अपीयर होगा तो इट वुड अपीयर विद सम चेंज इन इट्स फेज एज वेल एज मैग्नीट्यूड, सॉरी एम्पलीट्यूड। तो वो जो चेंज है वो डिपेंड करता है कि फिर एच ऑफ जी क्या है, और एच ऑफ जी क्या चीज़ है, बेसिकली वो इम्पल्स रिस्पॉन्स का जी ट्रांसफॉर्म है। अच्छा, यहाँ तक थोड़ी सी कोई कोई ऐसी बात है जो आपको समझ ना आई हो, मे बी इट्स अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, लेकिन आगे जाएंगे तो होपफुली चीज़ें और क्लियर होंगी। लेकिन अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप आप पूछ सकते हो, क्योंकि जो अगली बात मैंने बतानी है थोड़ी इसी से रिलेटेड है। अच्छा जी। अच्छा, अब हम लोगों ने यहाँ पर ये कहा कि जी ऑफ एन अगर इनपुट पे हो तो हमारे पास मतलब हमें बड़ी आसानी होती है आउटपुट मिलने में, क्योंकि आउटपुट इज सिंपली अ प्रोडक्ट बिटवीन जी ऑफ एन एंड एच ऑफ जी। एच ऑफ जी हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो वो जो हम लोगों ने करना ये था कि अगर हम एक्स ऑफ एन दे रहे होते यहाँ पर, तो हम यूँ करते कि एक्स ऑफ एन और एच ऑफ एन को कन्वॉल्व करते, और जो हमारा आउटपुट है वो इंस्टेड ऑफ, अच्छा ये आउटपुट ना मुझे ऐसे लिखना चाहिए ताकि आपको पता चले कि ये इस तरह से है, ठीक है। एक्स ऑफ एन अगर जी ऑफ एन हो तो मतलब मैं एन डोमेन की इस वक्त बात कर रही हूँ, तो वाई ऑफ एन मेरे पास इन दोनों के प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलेगा। तो हम एक बड़े कॉम्प्लेक्स से मैथमेटिकल प्रोसीजर यानी कि कॉन्वोल्यूशन से बच गए। अच्छा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक्स ऑफ एन मेरे पास जी ऑफ एन की फॉर्म में ना हो तो फिर तो मुझे वो आसानी नहीं मिलेगी ना जो मुझे यहाँ पर मिल रही है, और मैं कह रही हूँ कि मतलब कॉन्वोल्यूशन नहीं मुझे करनी पड़ रही। तो उसका फिर जवाब अब ये है कि जिस वक़्त मेरे पास इनपुट जी ऑफ एन ना हो तो मैं अपनी इनपुट को बहुत सारे जी ऑफ एन के सम्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला बेसिकली है क्या, ये फॉर्मूला किसी भी गिवन टाइम डोमेन सिग्नल को बहुत सारे सम ऑफ जी ऑफ एन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले का जो इंट्यूटिव मतलब है वो ये है कि हम किसी भी सिग्नल को एक्स ऑफ एन को एक्सप्रेस कर सकें सम्स ऑफ मैनी मैनी जी रेज़ टू पावर एन सिग्नल्स, ओके।
अगेन जैसे हम फोरियर सीरीज़ में करते हैं, अगर हमारे पास फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म का तो डिफरेंस आपको पता है ना, एक हम पीरियोडिक सिग्नल पर लगाते हैं और एक हम एक पीरियोडिक पर लगाते हैं। तो फोरियर सीरीज़ हमारे पास क्या करता है कि पीरियोडिक सिग्नल के ऊपर अप्लाई होता है और किसी भी गिवन सिग्नल को सम ऑफ कोसाइंस एंड साइंस में कन्वर्ट कर देता है। फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लगाते हैं ए पीरियोडिक सिग्नल पे, लेकिन वो भी एग्जैक्टली यही काम करता है। इस चीज़ का तो पता है ना आपको। ओके, अब जी ट्रांसफॉर्म भी बेसिकली मतलब इसी प्रिंसिपल के तहत किसी भी गिवन सिग्नल को, बेशक वो पीरियोडिक हो या अपीरियोडिक हो, हम यूजुअली इसको अपीरियोडिक पे अप्लाई करते हैं क्योंकि पीरियोडिक सिग्नल्स में इंफॉर्मेशन नहीं होती। सम ऑफ मैनी मैनी जी रेज़ टू पावर एन सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये कहा कि अगर तो हमारे पास इनपुट जी रेज़ टू पावर एन हो तो हमें आउटपुट बहुत इजीली मिल जाएगी कि हम जी रेज़ टू पावर एन को एच सी से मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट आउटपुट वाई ऑफ एन। लेकिन अगर हमारे पास इनपुट जी ऑफ एन नहीं है तो हम उसको सम ऑफ मैनी मैनी जी ऑफ एन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड वी मे से के ओके हम एक्स ऑफ जी कंप्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क ये आता है कि एक्स ऑफ जी मिलता तो हमें एच ऑफ जी के प्रोडक्ट के साथ ही है, लेकिन दिस इज़ इक्वल टू वाई ऑफ जी। तो हमें फिर एक और थोड़ा सा प्रोसेस इन्वर्स का लगाना पड़ता है ताकि हम वाई ऑफ एन तक पहुंच सकें, ठीक है। अभी इस बात का थोड़ा सा आपने इस थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है, ख्याल रखना है। यहाँ पे हमने जी ऑफ एन को एक्स ऑफ एन कहा था, ठीक है, और हमें सिंपली फिर मतलब जी ऑफ एन एच ओ सी से मल्टीप्लाई होकर वाई ऑफ एन मिल गई थी आउटपुट। मतलब यहाँ पर चूंकि अगर हमारे पास जी ऑफ एन इनपुट पे जी ऑफ एन ना हो तो हम उसको एक फार्मूला लगाकर एक्स ऑफ जी में कन्वर्ट करते हैं। वो एक्स ऑफ जी एच ऑफ जी से मल्टीप्लाई कर वाई ऑफ जी देता है। तो फिर हमें चूंकि यहाँ पर एक फार्मूला लगाकर एक्स ऑफ जी में कन्वर्ट किया था, फिर यहाँ पर हमें एक इन्वर्स फार्मूला लगाकर वाई ऑफ एन तक पहुँचना पड़ता है। ठीक हो गया। अभी अभी तक जी ट्रांसफॉर्म का थोड़ा सा इंट्रो ही चल रहा है, लेकिन ये कि इस कॉन्सेप्ट को एक दफ़ा ग्रैस्प करना थोड़ा सा ज़रूरी है, बजाय से कि हम डायरेक्टली कैलकुलेशंस या कंप्यूटेशन शुरू कर दें कि जी ट्रांसफॉर्म निकलता कैसे है। अच्छा, यहाँ तक अगर कोई आप बात आपने पूछी तो आप पूछो, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। जी, दोबारा बता दूँ? ओके, मैंने यहाँ पे ही कहा था, सॉरी, कि मेरे पास अगर इनपुट सिग्नल जी रेज़ टू पावर एन है, ठीक है, तो ये जो सिग्नल है ना, ये भी बेसिकली एलटीआई सिस्टम के लिए एक आइगन फंक्शन के तौर पे एक्ट करता है। और इस सिग्नल को जिस वक्त एलटीआई सिस्टम के इनपुट पे दिया जाए तो मेरे पास यही सिग्नल आउटपुट पे अपीयर होता है, मल्टीप्लाइड विद सम आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू, ठीक है। और उस आइगन वैल्यू से मल्टीप्लाई हम जब करते हैं तो हमारे पास आउटपुट पे वाई ऑफ एन हमें मिलता है। और फिर हमने उसके बाद ये देखा कि ये आइगन वैल्यू बेसिकली किस चीज़ के बराबर है। अच्छा, लेकिन ये तो आसानी सिर्फ हमें जी ऑफ एन के लिए ना, अगर हमारे पास इनपुट लेट सपोज जी ऑफ एन नहीं है तो हम उसको सम्स ऑफ मैनी जी ऑफ एन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस कन्वर्जन के लिए फॉर्मूला लगता है जो कि हम लोगों ने पहले देखा था, और उस कन्वर्जन के बाद हमें एक्स ऑफ एन जो है वो एक्स ऑफ जी की फॉर्म में मिल जाता है, ठीक है। एक दफ़ा मैं फिर से बताऊं कि एक्स ऑफ एन को हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म कर दिया सम्स ऑफ मैनी जी ऑफ एन्स, और फिर हमें उन सम ऑफ मैनी जी ऑफ एन्स में ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो एक उसकी मैथमेटिकल शक्ल सूरत मिली उसको हम एक्स ऑफ जी कहते हैं। एक्स ऑफ जी को जब हमने एल टी एस सिस्टम पे दिया इनपुट पे, तो हमें जो यहाँ पर मतलब मल्टीप्लिकेशन वाली एक बेसिकली अपॉर्चुनिटी मिली थी वो हमें यहाँ पर भी मिलती है। एक्स ऑफ जी एच ऑफ जी से मल्टीप्लाई होके आता है। सिर्फ फ़र्क ये है यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर और यहाँ पर, कि अब जो आउटपुट हमें मिलेगी ना वी कॉल इट वाई ऑफ जी, नॉट वाई ऑफ एन। और हमें उसके ऊपर एक इन्वर्स जी लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हम एक्स ऑफ एन के ऊपर जी ट्रांसफॉर्म अप्लाई करके एक्स ऑफ जी तक पहुँचे थे, तो यहाँ पे हमें वाई ऑफ जी के ऊपर इन्वर्स जी लगा के वाई ऑफ एन तक पहुँचना पड़ेगा, ठीक है। ये बस थोड़ा सा डिफरेंस फिर एक आता है। ठीक हो गया। अच्छा,
अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हम किस तरह से जी ट्रांसफॉर्म कंप्यूट कैसे किया जाता है। पहले हम एक दो सिर्फ फिनिट ड्यूरेशन के सिग्नल्स लेंगे, ठीक है, और उसके बाद उम्मीद है कि आज के लेक्चर में ही हमें टाइम मिल जाएगा इनफिनिट ड्यूरेशन सिग्नल्स लेने का भी। और इनफिनिट ड्यूरेशन से सिग्नल्स हम लेंगे ना, तो मुझे आपको एक और भी बात वहाँ पे डिस्कस करनी है आपके साथ, जो कि मैंने पहले नहीं की। मैं आपको ज़रा वो ट्रांसपेरेंसी दिखा दूँ। यहाँ पे मैंने एक रीजन की बात की थी ना, कि हम जब एक्स ऑफ एन को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो एक्स ऑफ जी, मतलब हम जब जी डोमेन में जाते हैं तो बेसिकली देयर इज़ अ रीजन एसोसिएटेड विद एक्स ऑफ जी। वो इस रीजन का क्या मतलब, या ये क्या बात है, ये हम उस वक्त करेंगे जिस वक्त हम इनफिनिट ड्यूरेशन सिग्नल्स करेंगे, क्योंकि वहाँ पे बात थोड़ी ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगी। फिनिट ड्यूरेशन सिग्नल का जब हम जी ट्रांसफॉर्म लेंगे तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बस यही समझने की कोशिश करेंगे कि जी ट्रांसफॉर्म निकाला कैसे जाता है। अच्छा जी, मेरे पास एक्स ऑफ एन है 1 2 5 1 0 और 7, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एरो ना लगाऊँ तो इट इज़ अंडरस्टूड कि n इज इक्वल टू 0 के ऊपर ये वाला सैम्पल है। अच्छा, अब अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूँ तो माइनस इन्फिनिटी से -1 तक तो वैसे ही सारे सैम्पल ज़ीरो हो गए ना। अच्छा, अब इस ई रिड्यूस होकर कुछ इक्वेशन रह जाएगी इस तरह से। मैंने थोड़ी सी सैम्पल ज़्यादा ले लिए बट इट्स ओके। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आगे जाने की कोशिश करूँगी, मतलब एक्स ऑफ 6 एंड ऑनवर्ड्स, तो मुझे वही सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी जो मुझे यहाँ पे करनी पड़ी थी, कि सारे सैम्पल्स इनपुट के तो ज़ीरो हैं, ठीक है। तो एक्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी से लेकर एक्स ऑफ -1, दीज आर ऑल ज़ीरोस, ठीक है। और एक्स ऑफ 6 से लेकर एक्स ऑफ इन्फिनिटी दे आर ऑल ज़ीरोस, ठीक है। तो सिग्नल मेरा बीच में इतना सा ही बचेगा, और इसका मैं जी ट्रांसफॉर्म लिख सकती हूँ 1, ठीक है, बिकॉज जी रेज़ टू पावर 0 वुड बी इक्वल टू 1। और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2 जी इनवर्स प्लस 5 जी इनवर्स प्लस जी रेज़ टू पावर -3, ये चीज़ 0 हो गई, और फिर 7 जी रेज़ टू पावर -5, ओके। 5 जी रेज़ टू पावर -2 होगा, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब जो यहाँ पे समझने की ज़रूरत है ना, इस चीज़ के अलावा कि हम लोगों ने इसका ट्रांसफॉर्म निकाला कैसे, मतलब एक्स ऑफ एन को जी ट्रांसफॉर्म में लिखा कैसे, उसके साथ साथ ये चीज़ भी समझने की ज़रूरत है कि जब भी हम फिनिट ड्यूरेशन सिग्नल्स देखेंगे, ठीक है, या फिर हम फिनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स देखेंगे, फिनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स को FIR बोलते हैं, तो उसका जो जी ट्रांसफॉर्म है वो हमेशा इस तरह से आएगा, ठीक है। एक चीज़ आप लोगों ने मुझे याद करानी है कि मुझे याद ना रहे कि अगर हमारे पास एच ऑफ एन इस तरह से गिवन हो, ठीक है, तो हम डिफरेंस इक्वेशन कैसे लिखेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने को जहन में रखना है कि ऐसा सवाल आपने मुझसे पूछना है। अगर एच ऑफ एन इस तरह से गिवन हो तो हम हाउ वुड वी राइट डिफरेंस इक्वेशन ऑफ द सिस्टम। अभी अभी जो समझने की बात है वो ये है कि अगर फिनिट ड्यूरेशन सिग्नल गिवन हो तो उसको हम ट्रांसफॉर्म्स के ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं। अच्छा, अगर मैं इस एक्स ऑफ एन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस तरह से लिख दूँ, तो आप उसका जी ट्रांसफॉर्म कैसे लिखोगे? रेंज चेंज हो जाएगी, यस। अब मेरे पास ये आ जाएगा 5 यहाँ पर, ठीक है, और इधर मेरे पास लिखा जाएगा 2, जी की पावर क्या आएगी? 1 हो जाएगी। उसको बेशक मैं ना भी लिखूँ, और यहाँ पर मेरे पास पावर -1 हो जाएगी। यहाँ पर मेरे पास आएगा जी रेज़ टू पावर 2,
और इधर आ जाएगा मेरे पास 7 जी रेज़ टू पावर 3 -3। ठीक हो गया। तो इस तरह से अगर आप फिनिट ड्यूरेशन सिग्नल आपके पास गिवन हो तो आपको उसका जी ट्रांसफॉर्म कुछ इस तरह से लिखना है, या फिर इसको दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, इट वोंट बी डिफिकल्ट। अच्छा, अब थोड़ा सा हम यहाँ से ना सिग्नल की ड्यूरेशन को बढ़ाते हैं और बीच में एक इंटरमीडिएट सिग्नल करेंगे जिसमें थोड़े हमारे पास ज़्यादा सैम्पल्स हैं, 5-6 नहीं है, मतलब ज़्यादा हो सकते हैं, और उसके बाद फिर इन्फिनिट ड्यूरेशन के ऊपर जाएंगे। ठीक है, ये लेट सपोज मेरे पास m नंबर ऑफ सैम्पल्स हैं और इन सब के ऊपर जो एम्पलीट्यूड है सिग्नल का वो a है। दिस इज़ x ऑफ n। और अगर मुझे x ऑफ n को इक्वेशन की फॉर्म में लिखना हो तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि x ऑफ n इज़ इक्वल टू a फॉर n लेस देन इक्वल टू m, और इसको लिख सकते हैं 0 अदरवाइज। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये, अगर आपके पास ये चीज़ गिवन हो तो आपको ये लिखना आता है, इक्वेशन लिखनी आती है, या अगर आपके पास इक्वेशन गिवन है तो आपको ये ड्रॉ करना आता है। ठीक है, इन दोनों में से एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी होनी चाहिए। अच्छा जी, एक्स ऑफ जी अब हम फाइंड करते हैं। मैं मतलब फार्मूला नहीं लिख रही यहाँ पर। अ, अब करना हमने यूँ है कि चूँकि हमारे पास जो सिग्नल की एग्जिस्टेंस है वो है सिर्फ सैम्पल्स 0 से लेकर m तक, तो इसको मैं मॉडिफाई कर देती हूँ। 0 से लेकर m, सिग्नल उस सारे ड्यूरेशन के लिए a है, और यहाँ पर मेरे पास आ गया 10⁻⁻n। ठीक है, यहाँ पर एक क्लोज फॉर्म फार्मूला लगता है, क्लोज फॉर्म सोल्यूशन एक लगता है, क्या वो ज़हन में है थोड़ा सा फार्मूला? या अगर इसको हो सकता है कि मैं ऐसे लिखूँ तो शायद आपको ज़्यादा रेडीली याद आ जाए। अच्छा, आई एम सॉरी, मुझे उसका नाम मुझे भी नहीं आता। आपने बायनोमियल बोला, कुछ वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ के समेशन वाली चीज़ है, वो वो है किसके इक्वल, वो याद है आपको? एक तो हमारे पास इन्फिनिटी वाली समेशन तो है ना, और एक ये भी है जिसमें 0 से शुरू होकर एक ख़ास वैल्यू तक जाए। जो आप कह रहे हो ना, मैं यहाँ पे ज़रा रिकॉल मतलब बाकी लोगों की उसके लिए कि जो आप बात कह रहे हो वो है कि अगर हमारे पास कोई समेशन 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाए और उसमें लेट्स सपोज r की पावर n हो तो वो इक्वल होता है 1/1 - r। उसके बाद शर्त ये होती है कि r, क्या शर्त होती है ये लिखने के लिए, क्या कंडीशन है? r लेस देन 1 हो। वाई? बिकॉज अगर r 1 हुआ या 1 से बड़ा हुआ तो ये इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमारे पास ये भी एक एग्जिस्ट करता है इस तरह का एक जो दो लोगों ने इकट्ठे बोला, मैं फिगर आउट नहीं कर सकी। दोबारा बोलिए। 1/z, ठीक है। इसकी पावर क्या आएगी? m+1। अच्छा, m+1 इसलिए कि टोटल हमारे पास ये m+1 क्या कहना चाहिए, वैल्यूज़ हैं। ठीक है, और नीचे आएगा, नहीं नहीं, m ये m बताया ना हमने, ये m इज़ नॉट इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा, 1/z, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा हमें देखने की ज़रूरत है कि अब रीजन वाली बात को मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी कि वो जो रीजन हमने कहा ना कि एक्स ऑफ ज़ी का फार्मूला हमारे पास आ गया। अगर हमारे पास m की वैल्यू हो और a की वैल्यू हो तो हम
फॉर्मूले में प्लग इन करके फिगर आउट कर सकते हैं, मतलब एक क्लोज फॉर्म सोल्यूशन बना सकते हैं। लेकिन अब मसला जो है ना वो आता है एक्स ऑफ जी के रीजन का। अगेन मैं इसको अगर बनाऊँ यहाँ पर जी डोमेन को प्लॉट करने की कोशिश करूँ तो दिस इज़ रियल ऑफ जी, दिस इज़ इमेजिनरी ऑफ जी, और मुझे इसमें एक रीजन चाहिए जहाँ पर ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा। अच्छा, अब मैं ये नहीं चाहती कि मेरे पास ये जो पूरे का पूरा फार्मूला है ना, ये मुझे इन्फिनिट वैल्यूज़ दे, क्योंकि अगर ये मुझे इन्फिनिट मतलब एक्स ऑफ जी अगर मेरे पास इन्फिनिट हो गया तो फिर तो उसको आगे इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है। ठीक है? अच्छा, इसको मैं एक दफ़ा दोबारा से ना थोड़े तमहीद बांध के कहना चाहती हूँ। देखो, मेरे पास अनस्टेबल एक्स ऑफ एन या एलटीआई सिस्टम है। ठीक है? एलटीआई सिस्टम की जब मैं बात करूँ तो उसका मतलब ये है कि मैं एच ऑफ एन की बात कर रही हूँ। एक्स ऑफ एन या इनपुट सिग्नल या इम्पल्स रिस्पॉन्स में से कोई अनस्टेबल है। अब मैंने ये कहा कि इसके ऊपर मैं जी ट्रांसफॉर्म लगा रही हूँ, ठीक है, ताकि मैं इसको किसी तरह से स्टेबलाइज कर सकूँ, कंट्रोलर लगा के या कुछ भी करके। ठीक है? तो जी ट्रांसफॉर्म का मुझे फ़ायदा ये है कि मैं अनस्टेबल सिग्नल्स या सिस्टम्स के साथ डील कर सकती हूँ। लेकिन अगर मेरे पास एक्स ऑफ जी इटसेल्फ अनस्टेबल हो जाए तो वो तो मेरे लिए बहुत मसले की बात है। उसको फिर आगे हम मैथमेटिकली या अगर हम कंप्यूटर पे भी ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको हम हैंडल कैसे करेंगे? हम नहीं कर सकते, राइट? अगर एक्स ऑफ जी ही मेरे पास इन्फिनिट हो जाए तो उसको तो फिर हैंडल करने का कोई तरीका नहीं रहा। बात समझ आ रही है ना आपको? तो एक्स ऑफ जी जिस वक़्त हम लोगों ने उसको कंप्यूटर पे इस्तेमाल करना है या फिर हम लोगों ने उसको इस्तेमाल करके मतलब मैनुअली उसको देखते हुए कोई कंट्रोलर डिज़ाइन करना है, तो फिर हमें एक्स ऑफ जी कम से कम उसको अनस्टेबल होने से या इन्फिनिटी पर पहुँचने से बचाना है। तो आपका क्या हाल है कि ये वाला जो इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल है, ये फ़ॉर्मूला अवेलेबल है, ये कौन-सी वैल्यूज़ होंगी जिसके ऊपर ये इन्फिनिटी हो जाएगा? अ, येस, या फिर हम ओके, टू बिगिन विद जब ये चीज़ जो है ये ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। ठीक है? यानी कि 1 अपॉन z वुड बी इक्वल टू 1, व्हिच मीन्स कि अच्छा, 1 अब 1 अच्छा 1 मिनट इसको जो है ना इसको मुझे इस तरह से लिखना चाहिए, सॉरी, इस तरह से। ठीक है? वैसे तो खैर ये मैग्नीट्यूड की टर्म्स में लिखा जाता है लेकिन लेकिन इट्स ओके। अच्छा, और इसको फर्दर हम कैसे कर सकते हैं कि 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 1 अपॉन z, या z मस्ट बी ग्रेटर देन 1। कुछ इस तरह से कर सकते हैं हम, ये चीज़ ये ठीक मैंने लिखा है या नहीं? इसकी समझ नहीं आई। अच्छा, जी बोलिए। 1 लेस देन 1 अपॉन ज़ी, आपको क्यों लगता है मुझे ऐसे करना चाहिए था? मतलब मैंने एक्चुअली इस इक्वेशन को देख के ये लिखा है ना। 1 से तो बड़ा आंसर हो सकता है ना, मुझे सिर्फ इसको इन्फिनिटी से बचाना है। बाकी तो तो बात तो वही नहीं है। मतलब एज़ लॉन्ग एज़ ये सारी इक्वेशन या ये सारी टर्म 0 से बड़ी है तो इन्फिनिटी तो मुझे नहीं मिल रहा ना। ठीक है?
मतलब आप प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा डीप इंटू मैथमेटिक्स चले गए हो, लेकिन मैंने थोड़ी सी जनरल बात लिखी है। अच्छा, मैं जब आपसे चाह रही हूँ कि ये इस इक्वेशन को देखते हुए क्या ये इक्वेशन मैंने लिखी, ये इक्वेशन ठीक है? एक्चुअली जी नेगेटिव तो हो सकता है, यस, लेकिन आपको पता है कि जी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है? तो जी को हम जहाँ पे भी इसे जी का जिक्र करते हैं ना, फिर हमें थोड़ा सा मैग्नीट्यूड के टर्म से बात करनी पड़ती है, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि जी नेगेटिव है तो वो इसका मतलब है कि वो मैं सिर्फ इस रीजन की बात कर रही हूँ ना, यहाँ पर। फिर तो बहुत सारा और जगह छुट गई, तो जी में तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आएंगे। तो जी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड उसकी हम बात करेंगे। ओके, जी। अच्छा, ओके, कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, ये जो मैंने बॉक्स की क्वेश्चन लिखी है, क्या उससे मैं ये वाली क्वेश्चन लिख सकती हूँ? ये ठीक है? ओके, और फिर यहाँ से लेट मी पुट अनदर बॉक्स, इससे यहाँ पे ये मैं लिख सकती हूँ कि नहीं? ये ज़रूरी नहीं ठीक हो, मैं आपसे पूछ रही हूँ। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी, जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो जाती? अगर मतलब इसी क्वेश्चन का रेसिप्रोकल लूँ, अच्छा एक मिनट, मैं इसको इरेज करके ना और यही क्वेश्चन रखते हुए रेसिप्रोकल लेती हूँ। रेसिप्रोकल लूँगी तो ऐसे नहीं लिखा जाएगा। तो इसी को अच्छा, मैंने अभी चूँकि मिटा दिया तो मुझे खैर ज़हन में नहीं रहा मैंने लिखा क्या था, लेकिन इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अच्छा ओके, चलो, अच्छा ठीक है। लेकिन बहरहाल जिन लोगों को समझ नहीं आई, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैंने किया यूँ है कि इस क्वेश्चन से ये वाली क्वेश्चन लिखी है, ठीक है? इस बॉक्स के क्वेश्चन में अब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो फिर ये क्वेश्चन लिखी जाएगी, रेसिप्रोकल में इनइक्वालिटी का साइन जो चेंज हो जाता है, और उसी को देखते हुए फिर ये रेड वाला जो आई है ना टर्म, वो हमारे पास वो लिखी गई है। अच्छा, ओके, एक पहला सवाल आगे जाने से पहले ये समझ आइए मैंने क्या किया है, या इनफैक्ट हम सब ने मिलकर क्या किया है? समझ आइए? ओके, अब हम लोगों ने किया यूँ है कि हम एक रीजन ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, न या ज़ी की वाली वैल्यूज़ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इस इक्वेशन को, इस मैथमेटिकल फ़ॉर्मूले को इन्फिनिटी नहीं होने देंगी। क्योंकि अगर एक्स और ज़ी इन्फिनिट हो गया तो वो हमारे फिर किसी काम का नहीं है। तो एक्स और ज़ी को इन्फिनिटी से बचाने के लिए ज़ी मस्ट बी ग्रेटर दैन 1, ज़ी का मैग्नीट्यूड बल्कि कहना चाहिए, ठीक है? अच्छा, और इसका मतलब ये है कि यहाँ, अच्छा, अब मैंने जो कि मैग्नीट्यूड लिखा ना, अब देखो मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है, ज़ी बिकॉज़ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसको हम रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं आर एंगल थीटा के फॉर्म में, ठीक है? तो मैग्नीट्यूड 1 होने का मतलब है कि आर शुड बी इक्वल टू 1, तो ये मेरे पास ये बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट्स आ जाएँगे, मतलब दिस इज़ 1, और अगर मैं यहाँ पे भी जाऊँ तो यहाँ पर मेरे पास एक स्पेसिफिकली एक थीटा आ जाएगा, लेकिन आर की वैल्यू 1 होगी। फिर ये वाला पॉइंट और इसके बीच के भी सारे पॉइंट्स, और ये एक बेसिकली एक रीजन बन जाएगा मेरे पास। ये बात समझ आई है? इन सारी वैल्यूज़ पे आर की वैल्यू 1 होगी, लेकिन थीटा की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और ये आर एंगल थीटा बेसिकली जी एम्पलीट्यूड 1 रखते हुए मुझे ये सारे इन्फिनिटी पॉइंट्स दे देगा जो कि इस सर्कल के ऊपर हैं। ओके, ये बात क्लियर है? जी, मैं करती हूँ। अच्छा, मैं फिर यहाँ पे भी नहीं लिखती, मैं इसको बाद में लिखूँगी। अच्छा, मैं मैग्नीट्यूड लिख रही हूँ बिल्कुल।
ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो पहले तो मैं ये देखूंगी ना कि वन जो जी का मैग्नीट्यूड वन किन पॉइंट्स के ऊपर है, तो वो ये सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। ओके। अच्छा, अब ये वाला इस पॉइंट, ये जो मतलब इमेजिनरी एक्सिस पे जो ये पॉइंट है जहाँ पर जी का मैग्नीट्यूड वन है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, या इस ये लोकेशन क्या है? नहीं, एंगल के फॉर्म में नहीं। अच्छा ओके, अगर मैं जे लिख दूँ यहाँ पे, ठीक है? ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? माइनस जे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ओके, अब z जो है ना, बिकॉज z का मैग्नीट्यूड शुड बी ग्रेटर देन वन, तो इस हम कहेंगे कि जो x ऑफ n हमारा ये था, किधर गया हमारा x ऑफ n, ये था, इस x ऑफ n को अगर हम z ट्रांसफॉर्म्स के ऊपर अप्लाई करें तो वी वुड गेट दिस मैथमेटिकल फार्मूला। लेकिन शर्त ये है कि जो z है ना, उसमें इस ये वाली सारी वैल्यूज़ हों। ये जो आपके सामने एक सूरज बन गया ना, इसमें जहाँ जो सूरज की शुआएं हैं जहाँ पे, वो सारी की सारी वैल्यूज़ z की होनी चाहिए, यानी कि z मस्ट बी ग्रेटर देन वन। ये वाले मतलब z लेसर देन वन, ये जो सारे पॉइंट्स हैं ना, ये इस x ऑफ z का हिस्सा नहीं होंगे। ओके, सूरज खुद नहीं होना चाहिए, सूरज की शुआएं, सूरज की तरफ हम वैसे भी नहीं हम देख सकते। सूरज की शुआएं इज़ द रीजन इन विच वी आर इंटरेस्टेड। अच्छा, अब ये जो रीजन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, इसे हम क्या कहते हैं? आपने शायद क्लास में ये टर्म सुनी हो। क्या कहते हैं इसको? रीजन, ओके। आपने सुना होगा, शायद आपको याद नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये क्लास आपने पढ़ा बहुत जगहों पर है। है मैथ्स में आपने प्रॉब्ली आरओसी कहते हैं, यस, एंड वी कॉल इट रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है? इसको शॉर्ट फॉर्म में आरओसी कहेंगे। और आप ये चीज़ देखोगे कि जहाँ पर भी हम एक्स ऑफ जी का जिक्र करते हैं ना, वहाँ पर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ज़रूर होता है। तो हम लोगों ने कहा कि जी एक्स ऑफ जी का फॉर्मूला ये है, ठीक है? अब इसको मैं यहाँ से मिटा देती हूँ। एक्स ऑफ जी का फॉर्मूला ये है, और इसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है, दैट इज जी ग्रेटर देन वन, ठीक है? अब आपको ये नज़र आएगा यहाँ अगले 2-3 हफ्ते, जब तक भी हम जी ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे, कि हमेशा हर मैथमेटिकल फार्मूले के साथ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ज़रूर लिखा होता है। और उसकी एक वजह तो मैंने आपको बताई ना, कि हमें ये पता होना ज़रूरी है कि जी कहाँ पर कहाँ कहाँ पर इन्फिनिटी है, ताकि हम उस पॉइंट्स को एक्सक्लूड करते जाएं। उसकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट वजह, जो कि हम आज नहीं करेंगे बिकॉज आज तो आपको टाइम खत्म, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लेकिन एक और उसकी बहुत इंपॉर्टेंट वजह है जो कि हम इंशाल्लाह करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कल सुबह, ठीक है? तो इस चीज़ को ज़रा आप लोगों ने देखना है दोबारा, ताकि कोई सवाल आपका हो तो आप मुझसे कल पूछ सको। फिर हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को ही लेकर इंशाल्लाह कल आगे चलेंगे, ठीक है? अब अनफॉर्चुनेटली इतना टाइम अभी है नहीं कि मैं आपसे कह सकूं कि कोई सवाल है तो पूछो। कोई अगर आपका सवाल है तो प्लीज़ होल्ड इट, और कल हम फिर इसको डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।